नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में शपथ ग्रहण समारोह की। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राजधानी पटना के गांधी मैदान में तेज हो गई हैं। करीब 10 साल बाद इस ऐतिहासिक मैदान में फिर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे मैदान को कई जोन में बांटा गया है। तो दूसरी खबर में बात करेंगे फिर से बिहार की। पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। तो नीतीश को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा सौंपा है। वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गई है। तो राजधानी का AQI बढ़कर 392 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। और ये लगातार छठा दिन है जब दिल्ली की हवा इसी श्रेणी में बनी हुई है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपको सभी खबरों की जानकारी देते हैं। तो पिछले 2 दशकों में बिहार की राजनीति में सबसे मुख्य चेहरा नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद एनडीए ने राज्य के शीर्ष पद के लिए नीतीश को चुना है। तो पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और वो 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा पूरे बिहार से लोग आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश का 10वां कार्यकाल होगा। उन्होंने पहली बार 2000 में शपथ ली थी। उस वक्त वो समता पार्टी का हिस्सा थे। उनका कार्यकाल केवल 7 दिनों तक चला था, क्योंकि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए पर्याप्त चुनावी संख्या बल नहीं जुटा पाई थी। साल 2005 में नीतीश अपनी पार्टी जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन करके पूर्ण बहुमत हासिल करके सत्ता में आए। 2010 में गठबंधन ने और भी मजबूत जनादेश के साथ सत्ता बरकरार रखी, जिससे नीतीश बिहार सरकार के टॉप पर बने रहे। और इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार बिहार के लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने पिछले 25 सालों में बिहार में बदलते राजनीतिक गठबंधनों और चुनाव परिणामों के बावजूद कई कार्यकाल पूरे किए हैं। तो नीतीश की 10वीं बार ऐतिहासिक शपथ होने जा रही है। पटना के गांधी मैदान में ये समारोह होने जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि गुप्ता से। दृष्टि, क्या कुछ जानकारी, आज की तैयारियां पूरी हो चुकी है, शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या समय निर्धारित किया गया है? देखिए, बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह 1:30 बजे तक शुरू हो सकता है और 11:30 बजे की लगभग सभी लोग गांधी मैदान में पहुंच जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगातार 3-4 दिन से सिक्योरिटी की व्यवस्था को ध्यान में रखा जा रहा है और जितने भी प्रमुख हैं वो सब आकर के चेक कर रहे हैं कि गांधी मैदान में पूरी तरीके से हर टेंट वेंट सब लग गया है और बहुत ही खूबसूरती से गांधी मैदान को सजाया गया है, क्योंकि देखिए 10वीं बार अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे बिहार के, तो एक अच्छा ओकेजन है। और इतने टाइम के बाद फिर दोबारा से एनडीए की सरकार आई है, तो ऐसे में ये भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं और कई अन्य गणमान्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी आ रहे हैं। तो ऐसे को देखते हुए तैयारी व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद रखी गई हैं। जी बिल्कुल दृष्टि, और देखिए जिस तरह से हम यहाँ पर मोदी और शाह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, इसके साथ साथ शपथ ग्रहण होगा। तो यहाँ पर क्या माना जाए, 20 मंत्रियों के शपथ लेने की बात भी कही जा रही है, हालांकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल देखिए, आज अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और आदि योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही अब उप मुख्यमंत्री जो कि ऑलरेडी तय हो चुके हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो अपना कार्यकाल रिपीट कर रहे हैं, वो भी होंगे। उसके साथ ही कई अन्य 20 मंत्री होंगे जो कि मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन विभागों का जो बंटवारा है वो शपथ ग्रहण के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल अभी शपथ ग्रहण समारोह को देखिए 22 आखिरी डेट है विधानसभा के भंग होने की, उसके पहले सरकार बन जानी चाहिए ताकि
सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसी हिसाब से फिर चुनाव आयोग ने चुनाव भी रखे थे और सब कुछ सही समय पर जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का भाजपा के लिए बिहार की सरकार। बिल्कुल बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है और एक बार फिर से नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी, कितने लोग इस समारोह में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि काफी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और भव्य समारोह ये होने जा रहा है। देखिए, बहुत भव्य समारोह, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। जितने भी टॉप शीट के बीजेपी नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, हम पार्टी के हैं, आरएलएम के हैं, ये सभी जितने भी गठबंधन है एनडीए के, जिन्होंने साथ मिलकर के बिहार के चुनावों में पार्टिसिपेट किया था, वो सभी वहां पर होंगे। कार्यकर्ताओं में भयंकर उत्साह देखा जा रहा है। पूरा गांधी मैदान खचाखच होगा और गांधी मैदान आज इस दिन का एक गवाह बनेगा जब नीतीश कुमार 10वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्योंकि देखिए, कहा यह जा रहा था एक कांटे की टक्कर थी, लेकिन जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ सरकार ने अपनी जीत दर्ज की है, बिहार के लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है और जिस तरह संकल्प पत्र के दौरान वो विकास कार्यों का ब्यौरा रखा है, तो बहुत ही भव्य होने वाला है, जनता के प्यार के साथ और सबके आशीर्वाद के साथ और नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री पद सीट पे बैठने के बाद। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, विभागों के बंटवारे को लेकर भी काफी पसोपेश चल रही थी। कल भी हम आपका इंटरव्यू सुन रहे थे कि किस तरह से आप जेडीयू नेता के साथ जब बात कर रही थी तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि क्योंकि यहाँ पर गृह विभाग को लेकर थोड़ा सा पसोपेश बना हुआ था, बीजेपी अपने पास रखेगी या जेडीयू के पास जाएगा, तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी बातचीत चल रही है। और ये भी कहा जा रहा था उनकी तरफ से कि सब कुछ ठीक है और ये बाहर बताने वाली बात नहीं है, लेकिन दृष्टि क्या कुछ कयास लग रहे हैं, संभावनाएं क्या है इस मंत्रालय को लेकर? देखिए, विधानसभा स्पीकर पद के लिए जरूर दोनों पार्टियां अपना अपना ताल जोड़ रही हैं। उनका यही कहना है कि हमारा जेडीयू का उम्मीदवार होना चाहिए और भाजपा कहती है हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। तो अभी तक इस पर सहमति बन नहीं पाई है। साथ ही गृह मंत्रालय किसके पास होगा, इस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। जो मुख्य विभाग और मुख्य पद है, उसके लिए दोनों पार्टियों के आपस में अब अभी सहमति बन नहीं पाई है। यही मैंने कल केसी त्यागी जी से पूछा था, तो उन्होंने यही बताया कि देखिए, बहुत जल्द सहमति बन जाएगी और सब कुछ चीजें ठीक होंगी, क्योंकि हर चीज पर अगर दो पार्टियां या कई पार्टियां मिलकर के एक सरकार बनाती है तो बहुत बार ये होता है कि हर किसी को महत्वपूर्ण पद चाहिए होता है। अगर मुख्यमंत्री जेडीयू का है तो उप मुख्यमंत्री भाजपा का रहेगा, विधानसभा का स्पीकर कौन रहेगा। मुझे जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर है कि शायद जो गृह मंत्रालय है वो नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि विभागों का बंटवारा कब होगा। हालांकि किसी ने भी अपने पत्ते खोलने से इस पर साफ साफ मना कर दिया जब तक कि औपचारिक तौर पर इससे घोषणा नहीं हो जाती। बिल्कुल दृष्टि, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार आज यानी 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बताएं कि आपको किस तरह से ये जो सरकार है, लेकिन टीम यहाँ पर हमें वही दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार सीएम है तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम के पद पर रहेंगे। यानी कि सरकार जरूर नहीं है, लेकिन जो टीम है वही है, यानी नीतीश के हाथों में ही जिम्मेदारी है और उन्हें ही मुख्यमंत्री पद सौंपा गया है। तो 20 नवंबर यानी आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी हो सकते हैं इसमें शामिल, जो बातें सामने आ रही हैं। तो विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। वहीं एनडीए के कई नेता शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। काफी भव्य कार्यक्रम ये होने जा रहा है। 10वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो 20 नवंबर को ये शपथ ग्रहण होगा और काफी बड़ा और भव्य कार्यक्रम इसे बताया जा रहा है। तमाम बड़े चेहरे इस शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। तो सुबह 11:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। बीजेपी कोटे से संभावित मंत्री की बात करें, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव ये मंत्री रह सकते हैं। इसके साथ साथ रजनीश कुमार, प्रेम कुमार, नीतीश मिश्रा ये बीजेपी के कोटे से संभावित मंत्री हैं। जीवेश मिश्रा हो गए, रेणु देवी हो गए, नितिन नवीन, इनको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो ऐसे में विजय सिन्हा हालांकि डिप्टी सीएम लेकिन मंत्री ही वो रहेंगे। अगर हम एचएम कोटे से बात करते हैं तो यहाँ पर संतोष मांझी का नाम सामने आ रहा है, ये संभावित मंत्री हो सकते हैं जिस तरह की बात कही जा रही है। तो एनडीए में सभी को जितने भी घटक दल हैं, यहाँ पर आरएलएम की बात करें, स्नेहलता कुशवाहा संभावित मंत्री हो सकती हैं। सभी को मंत्री पद दिया जा रहा है और एकजुटता के साथ चलने की बात यहाँ पर सीधे तौर पर साफ दिख रही है। जेडीयू की बात करें, संभावित मंत्रियों के नाम में विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी ये नाम हैं जिन्हें की पोर्टफोलियो मिल सकता है। तो लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी ये संभावित मंत्री हो सकते हैं। बिहार की पूरी लिस्ट जो है अभी तक जो संभावित चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। जयंत राज की बात करें, महेश्वर हजारी,
संतोष निराला, ये सभी जेडीयू के संभावित मंत्री हैं, यानी एनडीए के जो घटक दल है सभी यहाँ पर हमें मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। एलजेपीआर की बात करें तो संजय पासवान, राजू तिवारी को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। तो देखिए, बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार आज यानी 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। तो नीतीश कुमार ने सत्तारूढ़ एनडीए को राज्य में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ बहुमत दिलाया है। नीतीश कुमार सीएम तो सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इसका साक्षी बनेगा। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एन चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के कई टॉप लीडर्स आज यानी गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो नीतीश कुमार 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इसके लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान और उसके आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 11:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। आम जनता का प्रवेश आज यानी 20 नवंबर तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। कार्यक्रम के मद्देनजर गांधी मैदान के आसपास की कई सड़कों पर यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित भी किए गए हैं। तो गांधी मैदान के आसपास के स्कूलों को बंद कर दिया है। सूत्रों की माने तो लगभग 20 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि गुप्ता से। दृष्टि, तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर रूट डायवर्जन भी किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दृष्टि, आवाज पहुंच रही है आप तक? अपना सवाल दोहराएंगी? हाँ, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जो रूट डायवर्जन को लेकर बात कही जा रही है, आज गांधी मैदान में कार्यक्रम होगा, इसलिए कहा जा रहा है जो आसपास के रूट है उन्हें डाइवर्ट किया गया है। देखिए, बिल्कुल, जितने भी जब महत्वपूर्ण गतिविधियां रहती हैं, जितने भी वीवीआईपी का रूट लगा होता है, तो ऑलरेडी जो उस तरह का जो राजभवन तक जाने का जो रास्ता है, जो गांधी मैदान तक जाने का रास्ता है, वो पूरा सेफ रखा जाएगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं तो एनएसजी भी होगी, इसके अलावा बहुत ही बिहार पुलिस होगी और 4-5 लेयर की जो है वो सिक्योरिटी रखी जाएगी कि सभी जो मंत्री बनने वाले हैं उन सबकी सिक्योरिटी पूरी तरीके से बनी रहे। अमित शाह रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो देखिए, इन सबको देखते हुए चाक चौबंद सिक्योरिटी व्यवस्था है और तकरीबन मुझे लगता है कि 1:30 बजे का शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो उसके पहले तक तकरीबन 3 घंटे पहले से ये जो रूट है वो रोक दिया जाएगा और आम जनता यहाँ से गुजर नहीं पाएगी। हालांकि आज थोड़ा सा बिहार की जनता को कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये एक अच्छी सरकार बनने के बाद की जो खुशी है वो पहले के जो रूट डाइवर्जन है इससे थोड़ी सी अलग रहेगी। बिल्कुल दृष्टि, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बुधवार को एक बार फिर खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गई है। राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बढ़कर 392 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है और ये लगातार छठा दिन है जब दिल्ली की हवा इसी श्रेणी में बनी हुई है। तो मंगलवार को AQI 374 और सोमवार को 351 रिकॉर्ड किया गया। पूर्वानुमान और ज्यादा चिंताजनक है। जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और बिगड़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार AQI के गंभीर स्तर में फिसलने की आशंका है और अगले 6 दिनों तक हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में रह सकती है। तो दिल्ली के कई क्षेत्रों में हालात और भी बदतर रहे। बुधवार सुबह 40 निगरानी स्टेशन में से 18 स्टेशन पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है और इनमें चांदनी चौक, DTU, भलसवा, आनंद विहार, मुंडका, नरेला और वजीरपुर जैसे इलाकों के नाम शामिल हैं। वहीं मौसम में भी हल्का बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है। तो दिल्ली में एक बार फिर से ये माना जाए कि दमघोटू हवा होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो AQI 400 को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। तो मौसम में ये बदलाव दिख रहा है और दिल्ली में न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 10.2 डिग्री सेल्सियस ये तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 2.1 डिग्री कम है। और अगर हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो 28.3 डिग्री सेल्सियस ये दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है।
और वहीं अगर हम दिल्ली एनसीआर की अगर हवा की बात करें तो ये एक तरह से जानलेवा साबित हो रही है। AQI लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा AQI कम देखने को मिले, लेकिन ये कम नहीं हो रहा है। इसलिए दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये जो श्रेणी है ये बहुत खराब की गंभीर श्रेणी में रह सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश से। रजनीश, देखिए दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से हम देख रहे हैं, माफ कीजिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरह से दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें और लगातार AQI बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, राहत कोई मिल नहीं रही है, एक तरह से बड़ा संकट है लोगों के लिए इस वक्त। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की तो 450 के पार आंकड़ा जा चुका है। वहीं शासन प्रशासन द्वारा लगातार जो कवायदें की जा रही हैं, मगर उसके बावजूद जो है वो पोल्यूशन लेवल कम नहीं कर पा रही हैं। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की जो जहरीली हवा है वो लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रही है, और लगातार जिस तरीके से जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो लगातार जो बीमारियों की चपेट में आने से जो है वो आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर की जो प्रशासन है वो भी लगातार स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी कर रही है। N95 मास्क को लगाने की एडवाइजरी दी जा रही है, और बड़े और बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने के लिए सोचने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रदूषण लेवल जो जहरीली हवा है वो लगातार लोगों में जो बस रही है, उसकी वजह से जो काफी मरीज हैं उन्हें भी अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। और वहीं डॉक्टरों के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है। जिस तरीके से जिला अस्पताल में लगातार जो जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं मरीजों के प्रदूषण से लेकर, उनके लिए काफी चिंता का विषय है। वहीं ज्यादातर जो मरीज हैं वो अस्पतालों में इस समय सांसों की दिक्कत के सबसे ज्यादा मरीज जा रहे हैं, किसी की आंखों में जलन हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन द्वारा जिस तरीके से पोल्यूशन लेवल को किस तरीके से कम किया जाए उस पर भी काफी चर्चा लगातार जो है सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार कर रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जो बदलता मौसम है, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ठंडा ठंडा मौसम होगा तो शायद प्रदूषण लेवल कम होने में भी पर्यावरण में काफी देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए गाजियाबाद की जनता जो लगातार जो है वो लगातार जो प्रदूषित जहरीली हवा से जो ग्रस्त हो रही है, और लगातार शासन प्रशासन द्वारा जो है वो भी तैयारियां की जा रही हैं। लगातार जो है कि रोडों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर कर रखा है, लगातार मरीज जा रहे हैं उन्हें भी जो है इलाज दिया जा रहा है। वहीं देखने वाली बात यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके स्कूलों को भी ऑनलाइन क्लासेस चालू की गई हैं। वहीं गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं वो भी लगातार जो है पूरी टीम बनाकर गठित कर रहे हैं और उसकी मार्गदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है उसे कम करने के लिए जो शासन प्रशासन द्वारा जो कार्यक्रम कर कर भी जागरूक लोगों को किया जा रहा है, और लोगों से अपील भी की जा रही है कि जिस तरीके से घर से कम बाहर निकलें और प्राइवेट वाहनों को कम चलाएं, और ट्रांसपोर्ट जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है उनमें ज्यादा आवागमन करें। हाँ बिल्कुल अभिषेक, और देखिए जिस तरह से हम कह रहे हैं कि लगातार ये प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि तमाम तरह के अभी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं कि किसी भी तरह से पॉल्यूशन को कम किया जा सके, कंस्ट्रक्शन साइट्स को लेकर, ग्रैब को लेकर, लेकिन उसके बाद भी ये जो पॉल्यूशन है नियंत्रण में नहीं आ रहा है। इसके पीछे की क्या कुछ वजह दिख रही है? जिस तरीके से पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो गतिविधियां हैं, जो काम करने की शैली है, उनमें काफी सुस्त थी, जिसे लेकर जो पोल्यूशन लेवल एकदम ही हाई हो गया। उसे अब कंट्रोल करने के लिए जो है प्रशासन जो पहले जो चीजें हैं वो करनी चाहिए थी, जो कि सिर्फ कागजों में चल रही थी। शायद अगर जमीनी स्तर पर अगर वही काम किया गया होता तो शायद आज जो दिल्ली एनसीआर की जो जनता है प्रदूषण से जो ग्रस्त हो रही है वो शायद बचाव कर लिया जाता। और लगातार जिस तरीके से जो गाजियाबाद प्रशासन है वो कार्य करने के लिए जो अब काम कर रहा है, वो अगर पहले किया जाता तो गाजियाबाद की जनता को काफी जहरीली सांसों से राहत मिल जाती।
बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार काम होना चाहिए था एक्यूआई में कमी करने के लिए, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ। कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, ये ताज़ी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं सुबह का ये मौसम है और ऐसे में धुंध यहाँ पर दिख रही है, लेकिन ये धुंध से ज़्यादा स्मॉग है, यानी कि इसमें स्मोक और फोग दोनों ही है। तो ये माना जाए कि ये जहरीली हवा है। एक तरह से ये जो वातावरण है ये उन लोगों के लिए समस्या बन जाता है जिन्हें कि सांस संबंधी रोग होते हैं या जो अस्थमा से पीड़ित होते हैं। तो ये सुबह की तस्वीर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, तो लगातार एक्यूआई जो है 400 के पार बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी है ये। क्या लग रहा है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, मौसम विभाग का ये कहना है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इस जो बढ़ते प्रदूषण से निजात दिल्ली और एनसीआर वाले को बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी जो है वो लगातार जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहे हैं। इसके अलावा अगर तमाम दूसरी ऐसी गतिविधियां अभी चल रही हैं जो प्रदूषण को बढ़ाने में मददगार है। फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इस प्रदूषण से बचना बहुत मुश्किल है। और जानकारी यानी डॉक्टर्स का ये कहना है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग वगैरह इस प्रदूषण में ना निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो एक दिन में वो 40 सिगरेट के बराबर जो धुआं है वो इनहेल करते हैं, जो उनके फेफड़ों और लंग्स पे बुरा असर डालता है। जी बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रदूषण बढ़ता हुआ दिख रहा है और अभी भी कोई राहत नहीं है, ऐसे में आने वाले दिनों में जरूर राहत मिलेगी अगर बारिश होती है। तो चलिए आगे बढ़ते। बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई 11 दिनों की एनआईए रिमांड में भेजा जा चुका है और अब उससे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, पंजाबी सिंगर सिद्धूवाला मूसेवाला मर्डर केस, सलमान खान के घर फायरिंग सहित अन्य मामलों में पूछताछ होगी। तो बुधवार को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी ने 15 दिनों की रिमांड की मांग की थी। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अनमोल को 11 दिनों की रिमांड पर भेजा है। अनमोल की रिमांड कॉपी में एनआईए ने उसके बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और गैंगस्टर्स के गठजोड़ का मामला भी सामने आया है। तो एनआईए के आरोपों के मुताबिक अनमोल आतंकियों और गैंगस्टर्स की एक बड़ी साजिश में शामिल था। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि अनमोल बिश्नोई एक ऐसे क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश और विदेश में बैठकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाता था और युवाओं की भर्ती करता था। वो बड़े लोगों की टारगेट किलिंग की साजिश रचता था, वारदातों को अंजाम देने के बाद और सोशल मीडिया पर प्रचार करके आतंक फैलाता था। तो एनआईए का दावा है कि पूरा नेटवर्क बाबर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और इनका मकसद देश में अस्थिरता और डर फैलाना है। तो अनमोल पहले से फरार था और कोर्ट ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया हुआ है। यानी एजेंसी ने बताया कि अनमोल 2022 से फरार था। कोर्ट ने जनवरी 2025 में उसे भगोड़ा भी घोषित किया था। तो देखिए कोर्ट ने एनआईए रिमांड पर भेज दिया है अनमोल बिश्नोई को।